अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम ज़मीन की ज़रख़ेज़ी पे बात करेंगे। ज़मीन बंजर कैसे होती है, अगर बंजर हो गई है तो उसको कैसे आबाद करना है, जहाँ ज़रख़ेज़ी कम हो गई है वहाँ ज़रख़ेज़ी कैसे बढ़ानी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें, इन सारे मामलात पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ मेरे पहले मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर नाज़िम हुसैन लाबर साहब। आप चेयरमैन हैं शोबा एग्रोनॉमी के बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में। उनके साथ दूसरे मेहमान हैं अहमद नदीम बुज़दार साहब। आप सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हैं सॉइल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री मुल्तान में। और उनके साथ तीसरे मेहमान हैं डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब। आप काश्तकार हैं, ख़ुद PhD की है ज़राअत के शोबे में, लेकिन काश्तकारी करते हैं और ज़मीन की सूरत हाल को बेहतर अंदाज से समझते हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा कि हम ज़रख़ेज़ी से मुराद क्या लेते हैं कि ऐसी ज़मीन जहाँ बेहतर पैदावार हो या उसकी कोई लुक अच्छी हो जाए, एक ज़रख़ेज़ी से मुराद क्या है? ज़रख़ेज़ी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें ज़मीन का pH यानी तेज़ाबी है या असासी अच्छा, है। इसको ज़रा थोड़ा-सा हमारे काश्तकारों को आसान अल्फाज में बताइएगा, pH से मुराद क्या है? pH से मुराद ये है, इसको में देखते हैं कि ये ज़मीन तेज़ाबी है या असासी है। एक होता है न्यूट्रल पॉइंट 7, ये ज़मीन का तजिया तेज़ाबी करने, और असासी से क्या मुराद मैं है? वो बता रहा हूँ ना, हाँ, ज़मीन का तजिया करवाना पड़ता है। जिस तरह हम ठीक है, लेबॉर्ट्री में तजिया कराते हैं, ठीक है, उसमें वो हमें बताते हैं कि आपकी ज़मीन तेज़ाबी है या असासी। हमारे यहाँ ये ज़मीनें तेज़ाबी नहीं हैं, असासी हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ दर्जा हरारत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ज़मीन से जब पानी बुखारात बन के ऊपर उठता है तो साथ नीचे ज़मीन से नमकियात भी ऊपर लेके आता है। ठीक है। और ज़मीन की जो है वो तेज़ाबी नहीं रहती, असासी होती है और नमकियात बढ़ जाते हैं। और हमारे ज़मीन जिसमें में नमकियात ऊपर आ जाए, जी, तो वो असासी हो जाती है। वो उसकी pH बढ़ जाती है और ठीक है, असासी हो जाती ठीक है। है, और हमारे यहाँ कैल्शियम जो है वो भी कल्केरियस साइल हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा है। दुनिया में जहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं या मौसम ठंडे होते हैं, वहाँ पे तेज़ाबी ज़मीनें ज़्यादा होती हैं। और हमारे यहाँ चूँकि दर्जा हरारत ज़्यादा है और बुखारात बन के पानी ऊपर आता है, नमकियात आते हैं, तो उसकी वजह से ज़मीन जो है, लेकिन ये जितनी भी 7 के करीब होगी तो वो ज़मीन ज़्यादा बेहतर मतलब होती एक है। एतदाल होना चाहिए, ना जी, ज़्यादा तेज़ाबी होनी चाहिए, ना ज़्यादा हाँ जी, असासी होनी चाहिए। जी हाँ, अगर एक लेवल ठीक होगा। हाँ अच्छा, जी। तेज़ाबी से क्या मुराद है? तेज़ाबी तेज़ाबी से में वो मुराद है कि वो नमकियात नीचे रह जाते हैं। नमकियात नीचे होते हैं, लेकिन उसमें और दूसरे जो साल्ट है ना, वो तेज़ाबी साल्ट जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, असासी ज़मीन में जो है हमारे कैल्शियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स और ये वो होते हैं। और जो सल्फेट्स वगैरह होते हैं वो तेज़ाबी करते हैं। ज़मीन ठीक है। को अगर हमने असासी ज़मीन को ठीक करना है तो हमें तेज़ाब देना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, लेकिन ये अगर आम ज़मीन, आदमी कैसे समझेगा? ये तो बड़ी ये टेक्निकल बात है। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि गवर्नमेंट ने हर ज़िले में लेबॉर्ट्रीज़ बनाई हुई हैं जिसमें पानी और ज़मीन का तजिया होता है। ठीक है, तो आप वहाँ से कोई माहिर लेके आएँ, वो आपकी ज़मीन से नमूना ले, या आप अपना नमूना ले सकते हैं ज़मीन का, तो वो ज़मीन का नमूना लेके लेबॉर्ट्री में दें। वो तजिया करके बताएंगे कि आपकी ज़मीन सेहतमंद है या बीमार है। ठीक है, सेहतमंद से मुराद ये है कि उसकी ज़मीन की असासियत ठीक है और उसमें ग़िज़ाई अनासर कितने हैं। ठीक है, और अगर ज़मीन बीमार है, उसमें नमकियात ज़्यादा हैं, जिस तरह हम शोर वाली ज़मीन कहते हैं, ठीक है। तो उसमें भी फिर कई किस्म का होता है, काला शोर है, सफ़ेद शोर है। तो उसका लेबॉर्ट्री का जब तक तजिया नहीं कराएंगे उस वक्त तक हमें सही उसका अंदाज़ा नहीं होगा और हम उसका सही तदारुक नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। इस पे हम तफ़सील से बात करेंगे, ख़ास तौर पे बंजर ज़मीन है, सेम ज़्यादा ज़मीन है और पथरीली ज़मीन है, सख्त ज़मीन है, इन सारी ज़मीनों को आखिर ज़रख़ेज़ कैसे कर सकते हैं, आपके तजर्बे से फ़ायदा उठाएँगे। मैं ज़रा अहमद नदीम साहब से पूछना चाहूँगा कि ये हम कह देते हैं कि जी ज़मीन का pH ठीक है, pH ठीक नहीं है, तो इससे जो है ना वो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी का अंदाज़ा हो जाता है। तो ये आप तो बता देते होंगे या लिख के दे देते होंगे काश्तकार को कि जी pH ठीक नहीं है, तो काश्तकार खुद भी समझता है कि ये pH है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी तमाम चैनल टीम का दिल से ममनून हूँ कि आपने इतने अच्छे प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। और मैं हकीकत से कह रहा हूँ कि साउथ पंजाब के लिए आपने जो प्रोग्राम सेट किया ना, ये हमारे साउथ पंजाब के लोगों के लिए गॉड गिफ्टेड है। आई रियली अप्रिशिएट सर, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लोग बड़ी शिद्दत से इसका इंतज़ार करते हैं। सबसे पहले सर, मैं कुरान पाक की आयत है, मैं आपको बताता हूँ, सूरत अल अराफ, उसकी आयत है, आयत नंबर 58 उसमें वाज़े लिखा हुआ है कि जो ज़मीन अच्छी होती है उसकी पैदावार खूब निकलती है, और जो ज़मीन
कमज़ोर होती है उसकी पैदावार कम निकलती है। निशानियाँ उन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं। ठीक है। बुखारी साहब, ये अकल वाले लोग कौन हैं? अकल वाले लोग वो हैं जो रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं, मामलात लोगों से शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, पीएच। सर ज़मीन, मैं तो काश्तकार के लिहाज से एक सिंपल से बताऊंगा, पीएच का मतलब है ज़मीन का बुखार। अच्छा, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर काश्तकार को पता हो कि पीएच क्या है तो मैं ज़मीन पीएच का बुखार है। ठीक है। बुखार होता है 0 से लेकर 14 तक। ठीक है। अगर वो 7 तक पहुंच जाए वहाँ होता है नॉर्मल। अगर 7 से ऊपर चला जाए तो फिर हम उसको कहते हैं ये काला कलर है। अच्छा। अगर 7 से नीचे रहे तो हम उसको कहते हैं ये एक आइडियल है। इसके साथ एक और टेस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं ईसी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी ज़मीन में नमकियात की मिकदार क्या है। अगर वो 4 तक हो तो हम कहते हैं ये नॉर्मल है। नॉर्मल ज़मीन की जो ईसी है वो 4 तक होनी चाहिए। अगर 4 से ऊपर चली जाएगी तो हम उसको कहेंगे इस ज़मीन के अंदर सेलाइन सेल है, यानी इस ज़मीन के अंदर सफ़ेद कलर है। अच्छा, ठीक है। सर मैं सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये डॉक्टर साहब ने अच्छी बात की है कि पूरे पंजाब में हुकूमत पंजाब ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और डिवीज़न लेवल पर मिट्टी और पानी की लेबॉर्ट्रीज बनाई हुई हैं। ठीक है। काश्तकार को चाहिए कि जब भी कोई फसल काश्त करे, बागात लगाए, मट्टी फसल काश्त करे, तो सबसे पहले उसको चाहिए कि अपनी मट्टी और पानी का टेस्ट करवाए। ठीक है। सर मैं ये बता दूं, जितने भी मुल्तान के प्रोग्रेसिव फार्मर हैं जो अच्छे हैं, जिनका डिपार्टमेंट के साथ लाइजान है, उनके पैदावार बहुत अच्छी है। अच्छा अहमद साहब, ये जो अच्छे काश्तकार हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, वो तो टेस्ट करवाते होंगे। जो आम काश्तकार है उसका रुझान क्या है? वो भी टेस्ट के लिए आता है या बड़ा कम आता है? सर नहीं, ये पहले सूरत हाल ये होती थी कि कोई काश्तकार स्प्रे के लिए कोई एक स्प्रे करता था, सारे जिम्मेदार उसको देकर ना स्प्रे करना शुरू कर देते थे। हालांकि ऐसा नहीं है। अब छोटे काश्तकार के अंदर भी नो आ रही है, उसकी पैदावार भी बहुत अच्छी होगी माशाल्लाह। अब छोटा 1 एकड़ से लेकर 1 मुरब्बे तक हमारे पास काश्तकार सैंपल लेकर आता है। हम उसको सैंपल उसका टेस्ट करते हैं। सैंपल टेस्ट करने के बाद उसको रिकमेंडेशन देते हैं कि भाई आपकी ज़मीन में कौन से एलिमेंट्स की कमी है, आपकी ज़मीन किस क्लास में है, नॉर्मल है, सफ़ेद कलर है, काला कलर है। फिर उसको हम फसलें बताते हैं कि आपकी ज़मीन के अंदर कौन सी फसल मुनासिब है। फिर हम उसको ये बताते हैं कि आपने कौन सी खाद इस्तेमाल करनी है, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी है। इसी तरह पानी का सैंपल है सर। कमीन की ज़मीन में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, मैं आपको बता दूं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से, कि साउथ पंजाब में एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है, जो अब इन फ्यूचर जो हमारे काश्तकारों को आ रहा है कि ज़मीन में सफ़ेद कलर की बहुत शिकायत आ रही है, काले कलर की शिकायत आ रही है। बुखारी साहब, मुल्तान में, शुजाबाद में, जलालपुर पीरवाला में, दुनिया पर मुख्तलिफ जितने भी साउथ पंजाब के एरियाज़ हैं, काश्तकार बेचारे को पता भी नहीं है। वो शुरू में कहता है कि बुज़ार साहब हमारी ज़मीन शुरू में तो माशाल्लाह बहुत अच्छी पैदावार देती थी, हमारी अब गंदम की पैदावार 50 मण से ऊपर थी, कपास हमारे 40 मण से ऊपर थी, अब गंदम 30 मण पे आ गई है, कपास 18 से 20 मण पे आ गई। लेकिन ये कहने का मतलब ये है कि काश्तकार बेचारे को पता भी नहीं है, उसकी ज़मीन बीमार हो रही है, उसको नो होनी। जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो असर डाल रहा हो और ज़मीन को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर कर रहा हो। बुखारी साहब ऐसा है, उसमें भी जो नमकियात, बिल्कुल सही बात है। देखिए ना, जिस काश्तकार का पानी का बोर मौजूद है, ठीक है, या उसने नया लगाना है, ठीक है, अगर उसने नया लगाना है तो उसको चाहिए वहाँ टेस्ट करवा ले पहले, सबसे पहले सर्वे करवा ले। बात करते हैं। मैं ज़रा डॉक्टर साहब को शामिल करूँ। डॉक्टर साहब, ये आप खुद तो माशाल्लाह पढ़े लिखे काश्तकार हैं, समझते होंगे। आम काश्तकार भी ये समझता है पीएच की सूरत हाल और तेज़ाबी सूरत हाल, ये तो एक इन्होंने आसान रास्ता निकाला ना कि ये पीएच जो है वो बुखार है ज़मीन का, ये तो समझ आ गई। मेरा ख्याल है वो तेज़ाबियत को ये कोई ब्लड प्रेशर का नाम दे देंगे, ये ब्लड प्रेशर है, अगर ये 7 तक है तो ठीक है, 7 से नीचे है तो ठीक है। आम काश्तकार इसको समझता है या नहीं समझता? बुखारी साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे जो है इस फोरम पे बुलाया कि मैं फार्मर्स के जो मसाइल हैं, काश्तकारों के मसाइल, उनमें से कुछ जो है वो लोगों के सामने रख सकूँ। जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बताया है कि जो है पीएच जो है, बुद्दार साहब ने बताया कि पीएच जो है सबसे बड़ा मसला है। तो फार्मर अब समझ रहा है साथ वाले ग्रोवर से कि वो अगर कोई टेस्ट करवाता है, क्योंकि अभी जो एजुकेशन का लेवल अभी कम है हमारे यहाँ, तो साथ वाले ग्रोवर से देख के वो अपना ट्रेंड जो है कि इसकी क्रॉप अच्छी है, तो लोगों में आ गया है कि अपनी अच्छी फसल की पैदावार के वजूहात वगैरह बताते हैं उनको। तो इस तरह सुनी सुनाई आहिस्ता आहिस्ता उनके पास ये आगाही आने लग गई है कि ये इस तरह करना है इसको। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से बेहतरी आ रही है, लेकिन उस लेवल तक नहीं है जिस लेवल तक होनी चाहिए। जिस लेवल मैं तो ये कहता हूँ कि बेसिक चीज़ है सॉइल टेस्ट।
सॉइल टेस्ट के बगैर है तुक्का। तुक्का प्रोग्राम रुझान है सॉइल टेस्ट का हाँ काश्तकारों में? बेहतरी आ रही है, लेकिन उस लेवल तक नहीं है जब होनी चाहिए। तो मेरी यही काश्तकारों से गुजारिश है कि इसको डॉक्टर साहब कितने % लोग जो है वो अपनी ज़मीन और पानी का टेस्ट कराते होंगे काश्तकार? आपने कोई अंदाज़ा लगाया होगा? ये एग्जैक्ट फिगर तो ये लेबॉर्ट्री वाले दे सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले तो बिल्कुल ये रुझान नहीं था, लेकिन अब जैसे लोगों को शऊर आ रहा है तो यकीनन को 10% लोग तो अब ये पानी का और ज़मीन का तजिया करवाते होंगे। और पानी का तजिया बिल्कुल कराना चाहिए, बल्कि ट्यूबवेल लगाने से पहले करवाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मुख्तलिफ गहराइयों पे जब पानी चेक करते हैं उसमें मुख्तलिफ मिकदार मुख्तलिफ हो जाएगी। जी, उसमें हर गहराई पे मुख्तलिफ पीएच आती है या पानी में नमकियात की होती है। जहाँ पे पानी फिट आए वहाँ से इसको निकालना चाहिए। और गवर्नमेंट की ये लेबॉर्ट्री जो है ये तो बहुत ना होने के बराबर पैसे लेते हैं और तजिया करके देते हैं। ये गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी सहूलत है, लेकिन इससे उतना फ़ायदा। कितने नोट लेते हैं जी एक टेस्ट के? बुखार साहब मैं बताऊं, इस साल जो 2021 का फिगर है, हमने तकरीबन जो एक साल में मट्टी के टेस्ट किए हैं, सिर्फ मट्टी के बता दूं आपको, कम को 15,000 से लेकर 20,000 तक किए हैं। और पानी के सैंपल जो हमारे काश्तकार लेकर आए हैं, मुल्तान के बता रहा हूँ, वो कम 2,000 से लेकर 2500 तक काश्तकार आए। और मट्टी के जो सैंपल की फ़ीस है वो 7 रुपये फ़ीस सैंपल, ठीक है। और पानी के जो सैंपल की फीस है वो 5 रुपये फीस सैंपल। ये सर बिल्कुल सब्सिडाइज रेट हैं। बल्कि इसलिए रखी होगी कि भाई काश्तकारों के उसको एहसास हो कि भाई मैं टोकन फीस दे के सिर्फ जो है ना उसको एहसास हो, मनी है। उसने सैंपल अच्छा, लिया। आप करते क्या हैं कि भाई आपको टेस्ट आपसे करवाया और आपने रिपोर्ट लिख दी, लिखी हुई रिपोर्ट देते होंगे ना, या बता देते हैं? बुखार से ऐसा नहीं है। हाँ। हमारे पास जो काश्तकार सैंपल लेकर आता है, हम उसका पूरा इंटरव्यू करते हैं, पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, किस खुश चाह से आया है, उसकी यूसी कौन सी है, उस किस चीज़ के सैंपल लेकर आया है, कौन सी फसल उसने काश्त करनी है, किस मकसद के लिए वो काश्त करवा रहा है। बड़ी दिलचस्प बात है, लेकिन इस पर मैं ज़रा तफसील से आपसे बात करता हूँ। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद बात करते हैं। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ज़मीन की ज़रखेज़ी भी बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ज़मीन ज़रखेज़ नहीं है तो उसको ज़रखेज़ कैसे बनाया जाए। गुज़ार साहब, आप बता रहे थे कि जब आपके पास टेस्ट आता है तो आप काश्तकार का इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू क्यों करते हैं? उसमें बाकी चीज़ें पूछने की क्या ज़रूरत है? ऐसा है, उससे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, कि भाई वो सैंपल लेकर आया किस मकसद के लिए लगाना चाहता है। उसने कोई बागात लगाने हैं, ठीक है, कोई फसल काश्त करनी है, ठीक है, या उसने मकसद है, और उसका नेक्स्ट फसल के बाद क्या प्लान है, पहले उसकी फसल कौन सी मौजूद है, अब उसने कौन सी फसल काश्त करनी है। अच्छा, पहले कितने अरसे से वो ज़मीन ज़ेरे इस्तेमाल है, ये भी उसने करवाया है या नहीं करवाया है, पहली बार आ रहा है, ठीक है। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेते हैं। उसके बाद सर हम उसका कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। उसमें सबसे पहली होती है, मैं आपको बता दूं, इसी चेक करते हैं उसकी, यानी ज़मीन में नमकियात की मिकदार। और जो अगला क्रिटिकल लेवल होता है वो होता है पीएच, जो मैंने जिस तरह शुरू में बात हुई कि ज़मीन का जो बुखार आता है, बुखार है, उसका टेस्ट करते हैं। फिर इसे हम उसकी ज़रखेज़ी चेक करते हैं। ज़रखेज़ी में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं सर। उस सबसे पहले उसमें होता है नामियाती मादा, जिसको हम ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। उसके बाद उसका फास्फोरस लेवल चेक करते हैं, फिर उसका पोटाश लेवल चेक करते हैं, फिर हम उसके देखते हैं कि उसकी सैचुरेशन परसेंटेज क्या है, यानी उसकी कौन सी ज़मीन की क्लास कौन सी है। उसके बाद हम देखते हैं अगर उसकी ज़मीन नॉर्मल है तो उसको नॉर्मल सिफारिशात देते हैं। अगर उसकी ज़मीन में मसला है कि उसमें सफ़ेद कलर की शिकायत है, फिर उसको सफ़ेद कलर की शिकायत रिकमेंडेशन देते हैं। अगर उसकी ज़मीन में काले कलर की शिकायत है तो फिर उसको काले कलर की सिफारिशात देते हैं। सारे टेस्ट आप 7 रुपये में कर देते हैं? 7 रुपये में करते हैं सर। अगर मैं ये बता बनेगा रहा टेस्ट कराने जाए तो मेरे ख्याल है ये 70,000 रुपये। इसमें हमारे बहुत सारे केमिकल इस्तेमाल होते हैं। एक एनालिस्ट होता है ग्रेड 17 का, वो टेस्ट करता अच्छा, है। वो मैं पूछना चाह रहा था कि आपने टेस्ट कर लिया, अब आपने रिपोर्ट देनी है ना जी, काश्तकार को बताना है रिपोर्ट रिकमेंडेशन के साथ। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था कि आप उसको तहरीरी रिपोर्ट देंगे कि आपकी ज़मीन में ये कमी है, और फिर नुस्खा भी लिख देंगे? नुस्खा भी लिख दें और उसको बताते भी हैं कि आपने उसको रिकमेंडेशन भी देते हैं और साथ उसको वर्बली बता भी देते हैं कि आपकी ज़मीन की कौन सी क्लास है, कौन सी फसल काश्त करनी है, कौन सी खाद डालनी है और कितनी मिकदार में डालनी है। और पानी का टेस्ट इसी तरह करते हैं। पानी का टेस्ट करने के बाद उसको बताते हैं कि आपके पानी में मसला क्या है और उसकी सिफारिशात क्या है। अच्छा, ये पानी का जो मसला है वो कैसे दूर करेगा, इस पर मैं अभी बात करूंगा। मैं ज़रा डॉक्टर साहब से पूछूं। डॉक्टर साहब, आपने कभी टेस्ट करवाया है अपनी ज़मीन का? ये इनके पास है? हमने टेस्ट करवाया है और इसके खातिर खा फ़वाइद मिले हैं। अच्छा, मेरी नज़र में जो है एक साइल फर्टाइल हो सकती है, ज़रखेज़ हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो प्रोडक्टिव हो, ठीक है, क्योंकि उसमें ग़िज़ाई अदम तवाज़न अगर होगा ठीक है, तो फिर वो फर्टाइल होने के बावजूद भी ज़रूरी नहीं कि वो प्रोडक्टिव हो। ठीक है। तो ये टेस्ट कुछ मैंने चूँकि देखा है
तो हमारी लेबॉर्ट्रियों में को भी अपग्रेडेशन की ज़रूरत है कि वो टेस्ट इसको इन टेस्ट को शामिल करें, जिसमें वो ग़िज़ाई तवाज़ुन जो है वो भी सामने आए, ताकि लोग जो है फर्टिलाइज़र जो है खादों को तवाज़न में डालें, ताकि वो जरखेज़ के साथ साथ प्रोडक्टिव भी हो, पैदावार भी अहम इशू है कि आपकी जो है वो लेबॉर्ट्रियाँ अभी जो है वो उनका स्टैंडर्ड जो है पुराना हो। बड़ी अच्छी बात की है। हमारी लेबॉर्ट्री ISO सर्टिफाइड लैब है, ISO एक्रीडेटेड है, पनाग से हम रजिस्टर्ड है। हमारी जो नहीं, वो रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन कब डॉक्टर साहब बेहतर कब हुई थी, ये भी तो ये इम्पोर्टेंट सर मैटर है। 2017 से लेकर आज तक हमारा ISO सर्टिफाइड लैब है और एक्रीडेटेड है। हमारे जो फर्टिलाइजर टेस्ट होते हैं वो चैलेंजेबल भी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इन्होंने कहा कि जी आपकी ज़मीन में पीएच कम है, ठीक है ना जी, अब पीएच बढ़ाना है तो वो काश्तकार करेगा क्या? उसको ये हमारा मसला पीएच को कम करना है, बढ़ाना नहीं है। कम करना है, या ये इनकी जो रिकमेंडेशन है, फॉर एग्जांपल तेजाबियत है या पीएच है या जो कुछ इन्होंने बताया कि ये ऐसा हो गया, तो उसको कैसे मैनेज वो मैं अर्ज करता हूँ। हमारे यहाँ आमतौर पे पीएच ज़्यादा होती है, हमने उसको कम नहीं होती, ठीक है, कम करना होता है। तो अगर पीएच को बढ़ाना हो तो तब क्या फार्मूला है? हाँ, अगर तेजाबी ज़मीन है तो हमें चूना डालना पड़ता है ज़मीन में, लाइम। अगर हमारी ज़मीन में पीएच ज़्यादा है तो उसमें ऑलरेडी यूँ समझे चूना ज़्यादा है, तो अलग डिस्कस कर लेते हैं। अगर पीएच कम है, ज़्यादा की बात करते हैं क्योंकि हमारा मसला ज़्यादा, ठीक है, अगर पीएच ज़्यादा है और इसको कम करना है, इसको कम करने के लिए हमें जो है वो पहले तो एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में पता चलेगा कि इस ज़मीन को कैसे ठीक करना है, इसके लिए कितनी मिकदार में। हम आम तौर पे जो इस्तेमाल करते हैं वो जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं या सल्फ़र का या सल्फ्यूरिक एसिड का। तो आम तौर पे जो सस्ता और बेहतर सोर्स है वो जिप्सम का है। तो हम इसमें मैंने बहुत सारे काश्तकारों को देखा है कि वो बगैर टेस्ट किए ज़मीन को देख के अंदाज़ा लगा के उसमें जिप्सम और सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कर लेते हैं कि जी ये ठीक नहीं। क्या इस तरह जो करना ये अपने तजर्बे की बुनियाद पर ये ठीक है या लाजमी है? आम तौर पे जो अंदाजे से डालते हैं वो इसको खाद के तौर पर डालते हैं, वो को किलों में डालते होंगे या एक दो बोरी डाल दी। लेकिन जब ज़मीन की इस्लाह करनी हो तो इसमें टनों के हिसाब से जिप्सम डलता है। मतलब है कि 20 बोरियां यानी 1 टन, 40 बोरी, 60 बोरी, इस तरह से डलता है। और उसका भी एक पूरा तरीका है जिप्सम को इस्तेमाल करने का कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। जिप्सम डाल के उसको पानी भी उसी हिसाब से लगाना होता है। असल में तो ये है कि जो हमारे नमकियात हैं जो हल पजीर नहीं है पानी में, उनको हल पजीर बनाना होता है। तो उसके लिए जो है वो हमें पानी उसी हिसाब से देना पड़ता है। फ़र्ज़ किया आपको 20 बोरी की सिफारिशात हैं, तो 20 बोरी अगर आपने जिप्सम डालनी है, एक तो यह है कि आधी डाल के उसके बाद हल चला दें ताकि वो ज़मीन नरम हो, और फिर आधी डालें और उसके बाद 1 फुट पानी देना है। 1 फुट का मतलब यह है कि आप 6 इंच का बना दें, आप 6 इंच उसमें पानी भर दें। पानी जैसे ही वो जज्ब करे ज़मीन खुश्क होने से पहले फिर दूसरा पानी लगाएंगे तो 1 फुट हो जाएगा, 2 पानी। अगर 40 बोरी आपने डाली है तो आपको 2 फुट पानी देना है। 60 बोरी डाली है तो आपको 3 फुट पानी लगाना है, ताकि जितने ये नमकियात हैं ये जड़ों से नीचे जाएंगे तो ज़मीन ठीक होगी। अगर हमने पानी सही ना लगाया तो ये तो खुद साल्ट है, तो उससे मजीद ज़मीन जो है वो खराब हो सकती है। अच्छा, ये अमूमन मैंने देखा भी है कि बहुत सारे लोग अपनी ज़मीन जरखेज़ करने के चक्कर में ख़राब कर बैठे। उन्होंने कहा जी ज़मीन जरखेज़ कर रहे थे लेकिन काम ख़राब हो गया। ये अहमद साहब, ये आपने बताया कि जी अच्छा आपकी ज़मीन का पीएच ज़्यादा है जी, इसको जाके ठीक करें और इसमें जनाब जिप्सम डालें और सल्फ्यूरिक एसिड डालें या जो भी आपने रिकमेंडेशन दी थी। अब ये इस सारे को करना भी एक टेक्निकल और साइंटिफिक मेथड है। अच्छा, ये काश्तकार अगर खुद अपने ऊपर छोड़ देता है तो वो कोई चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं तो ठीक नहीं होता। तो आपके पास कोई ऐसा शोबा भी है जहाँ से वो मज़ीद कंसल्टेशन ले ले, या कोई टेक्निकल एडवाइजरी या टेक्निकल लोग? क्योंकि हमारे यहाँ ऑन फार्म लेबर की भी बड़ी कमी है ना जी, जो इस सारी सूरत हाल को समझती हूँ। ऐसी सूरत हाल में काश्तकार क्या करे? बुखारी साहब, ऐसा है कि जो ज़मीन होती है ना, इसकी 3 क्लास होती हैं। एक नॉर्मल सेल, एक सेलाइन सेल, एक सोडिक सेल। नॉर्मल सेल ये जिसको हम मेरा ज़मीन बोलते हैं, जिसके ऊपर बेहतरीन ज़मीन है, उसमें आप DAP भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो अच्छा पानी लगा रहे हैं, आप अच्छी पैदावार ले रहे हैं। ठीक है। दूसरा होता है सेलाइन। सेलाइन सफ़ेद कलर। ठीक है सर, ये जो सफ़ेद कलर है, जो आप जो पानी लगा रहे हैं उसकी वजह से सफ़ेदी आती है। उसकी वजूहत ये हैं कि जब आप कपास काश्त करते हैं या गंदम काश्त करते हैं, उसकी जर्मिनेशन को रोकती है। वो नहीं, ये ज़मीन उसके लिए क्यों हो जाती है, सेम क्यों आ जाता है? पानी लगा रहे हैं ना, जो ठीक है, जो पानी लगा रहे हैं उसमें 2 प्रॉब्लम होते हैं। एक होता है EC, एक होता है RSC। ठीक है। EC अगर 1000 से ज़्यादा हो, मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको, ठीक है, 1000 से ज़्यादा हो तो हम उसको कहते हैं कि तेरे पानी में, काश्तकार को कहते हैं कि आपके पानी में सफ़ेद कलर की शिकायत है।
ठीक है। सफ़ेद कलर जो बाद में सफ़ेद कलर निकल आता है उसको कहते हैं। इस पानी को आप नहर के पानी के साथ मिक्स करें, आपके अंदर ज़मीन में प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे आ जाता है पानी के अंदर RSE यानी रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट। अगर वो 2.5 से ज़्यादा हो, 2.5 से अबव हो, तो वो फिर मसला बनाती है, काले कलर की शिकायत करती है ज़मीन के अंदर, जो काश्तकार को पता भी नहीं होता। फिर हम काश्तकार को कहते हैं कि आप अपने जो बच्चा है जिसमें बोर का पानी गिर रहा है, जिप्सम के स्टोन इस्तेमाल करें, ताकि उसके अंदर जितने भी हैवी मेटल हैं, जितने भी नुकसानदेह एलिमेंट्स हैं, उसको डिटॉक्सिफाई करके अच्छा पानी आपके रकबे को लगे। यानी पानी में 2 प्रॉब्लम होते हैं, एक इसी का, एक हमने RSE कई का। ऐसे इलाके जहाँ पर नहरें, बड़ी नहरें हैं, लिंक कैनाल्स हैं, वहाँ पर देखा है कि वो इलाके भी सेम ज़्यादा हो गए और सलाइन हो गई है। तो अब वो तो नहरी पानी है, फिर वहाँ सलाइन क्यों हो गई? अगर देखें ना, अगर पानी का रिचार्ज उन इलाकों में सीपेज की वजह से आ जाता है ना, फिर उसका एक तरीकाकार है, मैनेजमेंट है, वो वाटर चैनल बनाने होते हैं, उनको पानी को रिमूव करना होता है, उसका तरीकाकार एक अलग है, ठीक है ना। काश्तकार बोर का पानी इसीलिए लगाता है बुखारी साहब, क्योंकि नहर का पानी तो 40 से 50% लेकिन ये अहम मामला है डॉक्टर साहब। ये देखें ना जी, हम अमूमन सलाइन वहाँ देखते हैं जहाँ बड़ी नहरें हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो पानी की आमद होती है। नहरी पानी है लेकिन ज़मीनें जो ये है मैं आपने बड़ी अच्छी बात की है। आम तौर पे ये सैलिनिटी एक अलग चीज़ है, वाटर लॉग एक अलग चीज़ है। यानी कि वाटर लॉग जो ज़मीन है वो सलाइन हो सकती है नमकियात वाली, लेकिन नमकियात वाली ज़मीन वाटर लॉग या सेम वाली नहीं हो सकती। आम तौर पे ये होता है कि जब नहरें बड़ी निकलती हैं या दरिया करीब होते हैं, तो उससे पानी का जो नीचे वाला वाटर टेबल जिसको कहते हैं वो ऊपर आ जाता है। जब वाटर टेबल ऊपर आएगा और पानी बुखारात बन के आएगा, तो उसमें जो नमकियात होते हैं वो ऊपर वाली सतह पे आ जाते हैं, जड़ों के हिस्से में आ जाते हैं, या बाज़ दफ़ा आप सर्दियों में देखें तो सफ़ेद कलर आपको ज़मीन पे नज़र आता है, क्योंकि उसमें पानी बुखारात ऐसा ऐसा बनता है, तो वो कलर सफ़ेद आपको सुबह आप देखें तो आपको सतह के ऊपर नज़र आता है। गर्मियों में वो नमकियात जड़ों में ही होते हैं और पानी बुखारात बनता है तो उसमें नमकियात आ जाते हैं। ये उस वजह से होता है जब नहरों में पानी ज़्यादा है और आपका वाटर टेबल जो है, ये पानी का जो है वो ऊपर आ जाए, ऊपरी सतह पे आ जाए, तो उसकी वजह से ये जो है वो शोर जो है वो निकल आता है आम तौर पे। दूसरा जो प्रॉब्लम बात हो रही थी कि हमारा जो ट्यूबवेल का पानी है, वो मैं सीधा सीधा अंदाज में कहूँ तो 30% या 25% जो है वो हमारे पाकिस्तान में पानी जो है वो फ़िट है काश के लिए। जो 70% या 73% है वो अनफिट है, गैर मौजू है या गुजारे लायक फ़िट है। तो उसकी वजह से हम क्योंकि ट्यूबवेल का पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, नहरी पानी की कमी आ रही है, तो उस वजह से ये नमकियात भी जो है वो ऐड अप होते जा रहे हैं। अब एक काश्तकार है, आपसे मैं पूछूंगा लेकिन मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा। काश्तकार है जिसके पास अवेलेबल ही ट्यूबवेल का पानी है, वो अब नहरी पानी कहाँ से लाए उसमें मिक्स करने के लिए? डॉक्टर साहब आपका इलाका कौन सा है पहले तो ये बताएं। मेलसी से। मेलसी, तो वहाँ रकमों की क्या सूरत हाल है? वहाँ जो है जरखेजी ठीक है या जरखेज़ी कम हो रही ठीक है, हमें नीचे ये का इत्तला पानी- मिली है कि अब जरखेजी कम होने का मामला जो है वो बढ़ता जा रहा है, काफ़ी सारे इलाकों में ये मामला सीरियस होता जा रहा है। तो आपके इलाके में ठीक है या परेशानी वाली हमारे इलाके में कदरे बेहतर है, कदरे बेहतर है, लेकिन कुछ जगहों पे जैसे कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जो हाई माइनिंग करती हैं, टनल फार्मिंग, वहाँ पे मैंने देखा है कि लोगों को तीसरे साल वो ज़मीन बदल लेते हैं कि उनकी पैदावार ऐसा ऐसा दूसरे साल कम होना शुरू होती हो है, जाती है, हाँ। तीसरे साल और कम होती है। खास तौर पे जो लोग जाके रकबे जो है वो मुस्ताजरी पे लेते हैं, और उन्होंने अब तो ऐसा भी पता लगा है कि 4-4, 5-5 फसलें लेने लगे हैं, मुस्ताजरी पे रकबा लेते हैं और इतनी काश्त करते हैं कि जी 5-5 फसलें उठाते हैं और फिर चलते बनते हैं, 2 साल काश्त किया फिर अगले रकबे। हाँ, हाई टारगेट होता है, वो माइनिंग करते हैं और फिर वो सस्टेनेबल अप्रोच आप होती है। अपने जो आपकी ज़मीनें हैं वहाँ जरखेज़ी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं आप? ऐसे कोई देसी टोटका क्या इस्तेमाल करते हैं? हम नामियाती मादा कोशिश करते हैं कि हम डालें। कोई क्रॉप है, अगर हमने गंदम है, अगर हार्वेस्टिंग की है उसकी, तो कोशिश करते हैं उसका जो है वो 1/3 जो है उसमें रोटावेट करें, ज़्यादातर गोबर वगैरह का इस्तेमाल करें, और हम इसी कोशिश में रहते हैं कि इसको जो है नामियाती मादा हमारे लिए पास बेहतरीन ज़रिया है, क्योंकि तमाम जो मुफीद जरासीम हैं उनकी खुराक नामियाती मादा से मिलती है। और फिर बैलेंस न्यूट्रिशन जो है हम कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ यही कहा जाता है कैल्केरियस साइल हैं, कैल्शियम की जो है कमी नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि हम जहाँ कैल्शियम डालते हैं वहाँ कैल्शियम का रिस्पांस आता है। अवेलेबल कैल्शियम कम है, जो है जो कि आम मिथ चल रही है कि कैल्शियम की कमी नहीं, कैल्केरियस साइल हैं। अवेलेबल कैल्शियम जो है वो डालेंगे तो इससे पोटाशियम का अपटेक बेहतर होगा। मैग्नीशियम हम डालते हैं उसका भी रिस्पांस आ रहा है, पहले नहीं आता था। अब चूँकि माइनिंग कर करके इन चीज़ों की भी अवेलेबल जो कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी हो गई है उसके भी रिस्पांस आने लगे हैं,
जो न्यूट्रिएंट पहले नहीं ज़रूरी थे अब उनका भी रिस्पांस। मतलब आपको इतनी मुश्किल नहीं हो रही, आप संभाल लेते हैं ज़मीन। हाँ जी जी, मैं इसके लिए थोड़ा बहुत मतलब बंदा यही है कि दोस्तों से, एक्सपर्ट से आगाही हम होनी राय- चाहिए। हाँ, आप इर्द गिर्द अगर कहीं ज़रूरी किसी है, कम हो रही ज़रूरी तो है, पूछ लें। ज़रूरी। इस पर मजीद बात करते हैं, मैं डॉक्टर साहब से इस पर राय लेना चाहूँगा, लेकिन ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद बात करते हैं। नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं ज़मीन की ज़रखेज़ी पर। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हमें पता है कि ज़मीन की ज़रखेज़ी कम हो रही है और बतदरीज कम हो रही है, परेशानी है। अब हमें एक रास्ता तो ये है कि नामियाती बातें डालें और उससे जो है वो सूरत हाल बेहतर कर लें। अच्छा, अब उसका रास्ता जो है वो आप गोबर शोबर इस्तेमाल करें, कुदरती खाद इस्तेमाल करें या रोटावेट करें पिछली फसल को। ये सारा कुछ आगाही होने के बावजूद भी ना, एक तो अवेलेबिलिटी का मसला है, एक वक्त का मसला है। हमें अगेती काश्त करनी है, अगली फसल उठानी है, वक्त नहीं है जी, फटाफट जो है उसी खड़ी फसल में आगे चलना है और कुदरती खाद इतनी अवेलेबल नहीं है। ऐसी सूरत हाल में क्या करें नामियाती बातें बढ़ाने के लिए? इसमें कई तरीके हो सकते हैं। आम तौर पे हमारे यहाँ अगर हम गंदम और चावल की बात करें तो गंदम की जो बर्दाश्त है वो अप्रैल के महीने में हो जाती है, ठीक है। और चावल काश्त मुंतकिल करते हैं जुलाई में। तो उसके दरमियान में जो टाइम है उसमें हम जंतर वगैरह लगा के उसको रोटावेट कर लें तो उससे हम ज़मीन की नामियाती मादा बढ़ा सकते हैं। अगर हम कपास और गंदम की बात उसमें करें वक्त नहीं मिलेगा। तो गंदम जब कपास खड़ी हो और उस वक्त अगर इसमें कोई आपका सिंजी वगैरह डाल दें अक्टूबर के महीने में, और उसके बाद जब आप कपास चुन लें तो उसको रोटावेट कर दें और उसके बाद गंदम साथ बिजाई कर लें, तो या तो हमें इस तरीके से इसको बढ़ाना पड़ेगा नामियाती मादा, या हम ये करें कि अपनी जो हमारी फसलों का हेर फेर है उसमें हम जो हमारी फलीदार फसलें हैं ना उनको इसमें शामिल करें। मसलन हम दालें शामिल कर लें, दालों की चुनाई करके उसको रोटावेट कर दें तो उससे हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। या हम गंदम की बजाय बरसीम जिस तरह लगाएं और 2-3 कटिंग उसकी भेज दें और आखिरी कटिंग को ज़मीन में दबा दें तो उससे हमारा नामियाती मादा बढ़ सकता है। ये हर काश्तकार की अपनी सहूलत और उसके हिसाब से ये मुख्तलिफ मैंने आपको तजावीज़ दी हैं, इनमें से जो भी कोई काश्तकार करना चाहे कर सकता है। लेकिन ज़रूरी है दूसरा, आजकल जो है वो कुछ काश्तकार वेस्ट डिकम्पोज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये बैक्टीरिया का कल्चर होता है। बैक्टीरिया जो है ये खुरनी जरासीम है और इसमें बहुत सारे फ़ायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं जो ज़मीन में नामियाती मादे को बेहतर करते हैं, और इसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो हवा से नाइट्रोजन लेके ज़मीन में मुंतकिल करते हैं। और ख़ास तौर पे आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा हवा में नाइट्रोजन होती है, 78% नाइट्रोजन है, और पौधे उसको नहीं ले सकते। यही बैक्टीरिया या खुरनी जरासीम है जो उसको उसके काबिल हसूल हालत में बनाते हैं और उस फसल को भी फ़ायदा होता है, आने वाली फसल को भी फ़ायदा होता है। ये तरीका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? इसके लिए जो है ये मुख्तलिफ रिसर्च के इदारों से ये बैक्टीरिया का कल्चर मिलता है। जिस तरह पहले बरसीम का टीका कहते थे जिस तरह, तो वो एक पाउडर सा होता है, उसमें बैक्टीरिया होता है, उसको आप बीज के साथ लगा के इस्तेमाल कर लें। या अगर आपके पास ये वसाइल नहीं है तो जहाँ बरसीम काश्त हो रही है या मूंग काश्त हो रहे हैं तो वहाँ से मिट्टी उठा के तो वो अपने खेत में डाल दें तो उससे भी बैक्टीरिया आ जाता है। ये मसला हल हो जाएगा काफ़ी हद तक। अच्छा, चलें, ये तो अच्छा। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कर सकते हैं। एक दफ़ा को कल्चर लेके आएँ, एक बोतल में भी आ जाए तो उससे आप एक ड्रम बना लें, उस ड्रम से फिर आप थोड़ा सा निकाल के रख लें, बाकी इस्तेमाल कर लें। और उसको जिस तरह जाग लगाते हैं हम, अब ये दही लस्सी है, ये दूध से दही बनाते हैं, ये बैक्टीरिया करते हैं। तो ये शीरा है गुड़ का, ठीक है, ये गुड़ का शीरा सस्ता सा मिल जाता है बाज़ार में 30 रुपए किलो या लीटर के हिसाब से, तो वो आप पानी में डाल के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर भी बैक्टीरिया मौजूद होता है। थोड़ा सा गोबर डाल लें एक ड्रम में और इसमें ये थोड़ी सी दही डाल दें, थोड़ा सा ये शीरा डाल दें, पानी डाल के इसको रखें 15 दिन में। ये जब स्मेल आने लगे तो इसको पानी के साथ जो है आप खेतों में इस्तेमाल करें तो उससे बैक्टीरिया कल्चर जो है ज़मीन में बेहतर हो जाएगा। तो उससे ज़मीन आपकी ज़रखेज़ होती रहेगी। डॉक्टर साहब, आपको ये सारे नुस्खे पता हैं? आप तो खैर क्योंकि खुद साइंटिस्ट हैं, अदरवाइज़ काश्तकार को तो अंदाज़ा नहीं होगा, सुनी सुनाई पे वो करता होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिस भी कर जाता होगा। हाँ, डॉक्टर साहब की बात को मैं आगे वैसे बढ़ाता हूँ कि जो मेरा तजर्बे में है, जो हम करते रहे हैं, देखते हैं और रिज़ल्ट अपने, तो ये नाइट्रोजन इसको फिक्स करने वाले बैक्टीरिया ये अपने ज़मीन में फैक्ट्री लगाने वाली बात है। अब नाइट्रोजन खादों की जो कमी आई है
ऐसे हालात में हमें पहले से ही वक्त में तैयार करना है। सूरत हाल तो आगे और भी ख़राब हो सकती हाँ, है, ख़राब हो इसलिए सकती है, तो तैयारी हमें होनी तैयार चाहिए। करना है अपने आप को और अपनी ज़मीन में ये चीज़ें डालनी है और इसका आपको वाज़े फ़ायदा मिलता है जो हमने देखा है। और आइंदा के लिए हमने तैयार करना है। थोड़ा स्लो प्रोसेस है लेकिन हम जो है इस मसले पर काबू पा सकते हैं। अगर नियत कर लें, तैयारी शुरू कर दें तो कुछ ना कुछ बेहतरी आ सकती है। अहमद साहब ये बताइएगा कि ज़मीन बंजर है, रेतली ज़मीन है, उसको हमने आबाद करना है, ठीक है, अब उसकी जरखेज़ी का अंदाज़ा कैसे होगा? आबाद भी करना है, उसकी भी टेस्टिंग करवानी चाहिए आबाद करने से पहले, या आबाद कर लें फिर टेस्ट करवाएं, क्या करें, क्या उसके लिए क्या करें? खैर साहब, पहले सबसे बात यह है कि बात हो रही है नामियाती मादा की। जी जी, मैं आपको ये बता दूं, जितनी भी साउथ पंजाब के रियाज की ज़मीनें हैं उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर लेवल बहुत कम है। उसका जो लेवल है वो 0.2 से लेकर 0.6 या 0.7 तक है। ये होना चाहिए मोर देन 1। अच्छा, यानी ऑर्गेनिक मैटर का लेवल जो है ज़मीनों के अंदर 1 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो दिन ब दिन कम है। उसकी वजह ये है क्योंकि एक तो बारिशें कम है, दूसरा ड्यू टू हाई टेम्परेचर। इन दो वजूहात की वजह से हमारे एरियाज़ में ऑर्गेनिक मैटर का लेवल बहुत कम है। इनको रिचार्ज करना है, हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले गोबर होता है हमारे पास। गोबर का तरीकाकार ये है कि काश्तकार के पास अगर जानवर वगैरह हैं तो उसको कम से कम 6 महीने से 8 महीने तक इसको डंप करे और ऊपर से इसको कवर करे। जितना कवर करेगा उसके अंदर बैक्टीरिया आएंगे, फुली डिकम्पोज हो जाएगा, वो उसके अंदर नाइट्रोजन का लेवल, फास्फोरस का लेवल, इस गोबर के अंदर सारे एलिमेंट्स होते हैं कुदरती तौर पे। मेजर एलिमेंट्स भी इसके अंदर शामिल हैं, माइनर एलिमेंट्स इसके अंदर शामिल हैं। अगर जब ये आप अप्लाई करते हैं, चाहे वो सैंडी सैल है, जिस तरह आपने बताया कि जो रेतली ज़मीनें हैं, चाहे वो सैंडी सैल है, चाहे वो मेरा ज़मीन है, इसका फिर अपना फंक्शन शुरू हो जाता है। सबसे पहले ये जो है ना बैक्टीरिया का खुराक बनता है ज़मीन के अंदर। जिसलिए सैंडी सैल्स हैं उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है, ज़मीन को वत्तर में रखता है। अच्छा, उसके अंदर जो सैंड के पार्ट, ये हम जो सीवरेज का पानी इस्तेमाल करते हैं वो ये तो ब्लेसिंग है फिर इस हिसाब से तो। नहीं सीवरेज वाटर में हैवी मेटल्स होते हैं, कंटामिनेटेड होता है, उसके अंदर वो सैंडी एरियाज में अवेलेबल नहीं होता। लेकिन सैंडी एरियाज में अगर है तो हाई सेलाइन वाटर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो सब सेल में चले जाते हैं, वो उतना नुकसान नहीं करते। अच्छा, लेकिन वो सवाल मेरा कि अगर बंजर ज़मीन है और रेतली ज़मीन है जिसको मैं आबाद करना चाह रहा हूँ तो उसका भी मैं टेस्ट करवाऊँ तो उस ज़मीन को कैसे टेस्ट किया जाए और किस मरहले पर टेस्ट किया जाए? लेकिन अगर आपके बंजर ज़मीन है तो उसका सबसे पहले हो रहा है गाले आप सैंपल लें। सैंपल आपने लेना है। उसका तो सैंपल बड़ा मुश्किल होगा। नहीं, उसका सिंपल सा तरीका होता है। डिब्बे शिब्बे बने हुए हैं तो वो सैंपल कैसे लेंगे? तो सैंड ट्यून रेतली ज़मीन के लिए अलग लेना है। आपने अगर जो बंजर ज़मीन है, कलाठी ज़मीन जिसको आप तो बंजर बोलते हैं, जिसको जो कलाठी ज़मीन हो, ठीक है, सैंड एरियाज हमारे पास अलग होते हैं। मैं दोनों को पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपके पास कलराठी ज़मीन है, बंजर ज़मीन है जो रात के काबिल नहीं है, सबसे पहले आपने उसका टेस्ट करवाना है। टेस्ट का तरीकाकार ये है कि आपने 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18 इंचेस एक ही प्रोवाइड से आप सैंपल लेने हैं। 3 सैंपल ले लेने हैं, ऊपर लेता है, नीचे वाले लेता है, फिर नीचे वाले लेता है। उसका फिर टेस्ट करने के बाद हम आपको बता देंगे कि इस ज़मीन की ईसी कितनी है और इसकी पीएच कितनी है। फिर हम आपको उसकी सिफारिशात बताएंगे। अगर उसकी पीएच 8.5 से ज़्यादा है, उसके अंदर काला कलर है, फिर हम आपको बताएंगे, जैसे डॉक्टर साहब ने शुरू में बताया कि फिर आप उसके मुख्तलिफ मैनेजमेंट ऑप्शन हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, उसको गहर हल चलाना होता है, जिसको राजाल बोलते हैं, जिसको चिजर कहते हैं। ठीक है। उसके नीचे जो 3 फुट हार्ड पैन होती है उसको तोड़ना होता है, उसको तोड़ लेते हैं। उसके बाद उसकी बाउंड्री वाल को मजबूत करना होता है। फिर हम उसको रिकमेंड करते हैं कि कम जो है ना 40 से 50 बैग जिप्सम पर एकड़ वो डाले। उसके बाद हमने उसको बताना होता है कि जो पहला पानी लगाना है वो अच्छा पानी लगाए, चाहे नहर का पानी है चाहे बोर का पानी, जो फिट फॉर इरिगेशनल पर्पज हो, वो भी टेस्ट करवा लेते हैं सर। अगला उसका ऑप्शन ये होता है कि अगर ज़मीन की पीएच 8.8 से भी ज़्यादा हो, 9 के करीब करो, फिर हम उसको जो कमर्शियल सल्फ्यूरिक एसिड है, गंदा का तेजाब, उसको रिकमेंड करते हैं कि कम जो है 10 से 12 kg वो भी कम जो है ना पानी में अपने रकबे में इस्तेमाल करे। ये चीज़ें सारे इस्तेमाल करने के बाद फिर हम उसको ये बताते हैं कि इसमें खादें कौन सी इस्तेमाल करनी है जो नमकियात को बर्दाश्त करें। फिर हम उसको बताते हैं कि इसमें फसलें कौन सी काश्त करनी है, चावल काश्त करना है, कपास काश्त करनी है, जो उसकी। अच्छा, रेतली ज़मीन को आबाद करना है तो उसके बाद रेतली ज़मीन सबसे पहले बुखार से वैसा है कि आपने उसका टेक्सचर को इम्प्रूव करना है। उसके लिए आपके पास बेहतरीन तरीकाकार है, आपने भूसा ढूंढना है, गोबर ढूंढना है, जंतर काश्त करनी है, या चावल को जो छिलका है वो इनकॉर्पोरेट करें ताकि उसके अंदर टेक्सचर इंप्रूव हो, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो, उसके अंदर बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस वगैरह हों, ऐसी खादें हों जिसकी ये आजकल मार्केट में, ये डॉक्टर साहब ने कहा कि बैक्टीरिया आ गए, एक आजकल मार्केट में खादें ऐसी अवेलेबल हैं जिसको BOP बोलते हैं, बायो ऑर्गेनिक फॉस्फेट। उसके अंदर बैक्टीरिया हैं जो ज़मीन की जरखेज़ी को बढ़ाते हैं।
फिर हम काश्तकार को कहते हैं उसको जंतर काश करे, ताकि उसको रूटावेट करे, जो उसके रूट्स के अंदर बैक्टीरिया हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं, उसकी जरखेज़ी को बढ़ाते हैं। यानी ज़मीन सेट डॉक्टर साहब से भी पूछते हैं जी, डॉक्टर साहब ये दोनों मामला जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है। बंजर ज़मीन को हम काश करने जा रहे हैं, रेतली को काश करने जा रहे हैं, आपकी क्या रिकमेंडेशन है, कैसे? क्योंकि रेतली ज़मीन को अगर काश करना है तो मैं ये तजवीज़ दूंगा कि सबसे पहले वहाँ पे जानवर रखें। अच्छा, क्योंकि जानवर का गोबर होगा तो वो ज़मीन में नामियाती मादा बढ़ाएगा। अगर आप वहाँ पे कोई भाना वगैरह बना लेते हैं, डेयरी फार्म बनाते हैं, तो उससे ये है कि आपका गोबर जो है वो उस रकबे में जाएगा, तो उससे नामियाती मादा बढ़ेगा। साथ आप जंतर, बसीम या इस तरह के चारे वगैरह काश करेंगे जो फलीदार हैं, तो उनकी जड़ें भी ज़्यादा फैलती हैं, तो उसके जो बाकियात होंगे वो भी ऑर्गेनिक मैटर में मुंतकिल होंगे और ज़मीन आपकी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगी, तो बेहतरी की तरफ आएगी। और दूसरी बात यह है कि ये जिस तरह मैंने बताया ना, नामियाती मादा इसके बगैर अब हमारी जो कीमियाई खादें हैं उनकी अफादियत भी कम हो जाती अच्छा, है। इसका अब कोई कीमियाई हल भी है? ये देखें ना जी, अब हमारे पास गोबर दस्तयाब नहीं है, ठीक है, ये इशू बन रहा है, या नहरी पानी दस्तयाब नहीं है, तो फिर अब हमारे पास दूसरा हल तो कीमियाई रास्ता है ना जी। उसमें क्या रास्ता वो यही है कि आप जिस तरह इन्होंने बताया कि ट्यूबवेल के पानी खा रहा है, तो उसके ट्यूबवेल के खाड़े में या उसके जो पानी जहाँ से आ रहा है खाले में, तो जिप्सम के पत्थर रखें, तो उससे पानी जब उसके गुजर के आएगा तो पानी की क्वालिटी बेहतर हो जाती है और उससे जो है आपकी ज़मीनें ख़राब नहीं होंगी। तो ये इसका एक हल है। दूसरा, जिस तरह आपने कहा कि अब ज़मीन जो बंजर होती है उसमें आम तौर पे बाज़ दफ़ा ये होता है कि ज़मीन में नीचे एक सख्त तह आ जाती है। वो तह दो तरह से होती है, एक तो कुदरती तौर पे हो सकती है, दूसरा हम मुसलसल जब एक ही ट्रैक्टर से और एक ही हल से ज़मीन चला रहे हैं, फ़र्ज़ किया हमारा आम जो कल्टीवेटर जो है उसको हम चला रहे हैं, तो वो ज़ाहिर है 6 इंच से नीचे तो जाता नहीं है, अमलन देखें तो वो शायद 4 इंच भी नहीं जाता, तो उस पर एक सख्त तह बन जाती है। तो जिसकी वजह से जो है ये नमकियात नीचे नहीं जाते, पानी भी लगाएं तो वो पानी भी खड़ा हो जाता है, उसको तोड़ना चाहिए। उसके लिए जो है वो चीज़ल या मोल्ड बोल्ड प्लो या जिस तरह राजा हल वगैरह है, इसको चलाना चाहिए। उससे जो है वो ज़मीन में जब क्रैक्स आएंगे, दरारें पड़ती हैं और पानी लगाएंगे तो उससे ये तह टूटेगी। ये हम पै दर पै एक ही किस्म की फसलें उगा रहे हैं रोटेशन में, ये हमारी ज़मीन की जरखेज़ी को कम करने के लिए कितना बिल्कुल करती हैं। आम तौर पे होता ही है कि अब हमने फ़र्ज़ किया गंदम लगाई है या कपास लगाते हैं, तो दोनों का जड़ें जो है ना वो मुख्तलिफ मतलब गहराइयों में जाती हैं। अगर हम कोई फसलें ऐसी हैं जो एक ही गहराई 3 फुट में हैं, तो ज़ाहिर है वो वहाँ से ग़िज़ाई अनासर वगैरह लेती रहती हैं, तो वो जो जगह है ना वो ज़्यादा वहाँ से एग्जॉस्ट हो जाएगी, न्यूट्रिएंट की या ग़िज़ाई अनासर की कमी आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसी फसलें काश्त करें जिसमें जो है वो हल की गहराई जड़ों की गहराई ज़्यादा कम ज़्यादा हो, तो फिर वो अब कुछ होते हैं जिनकी जड़ें जो हैं वो फाइबरस या धागों की तरह होती हैं, कुछ होती हैं जिनकी जड़ें ज़रा गहराई में जाती हैं, जैसे कपास वाली हैं 6 फुट तक चली जाती हैं, गंदम की है वो 3 फुट तक रहती हैं। तो ये इस तरह की मुख्तलिफ फसलें जो है ना वो हमें काश्त करनी चाहिए, ताकि एक ही गहराई से सारी जो ग़िज़ाई अनासर हैं वो ना निकलते रहें। डॉक्टर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। हमारे काश्तकार को क्या समझ के भी ये हमने रोटेशन इस तरह बनानी है कि जी गहराई वाली फसल लगानी है, फिर कम गहराई वाली, ताकि नामियाती मादे जो है वो वहाँ मौजूद रहें। इसके लिए हम अपने काश्तकार को क्या बता सकते हैं ताकि उसको समझ आए और वो इस तरफ आए? जी, वैसे तो महकमे के पास सारी जो है चीज़ें मौजूद हैं कि मतलब रोटेशन की लिस्ट भी है कि रोटेशन की लिस्ट भी है, और उन्होंने बताया हुआ है कि इस क्रॉप इसकी जड़ों का निज़ाम जो है वो फाइबरस है, छोटी जड़ें हैं, इसकी लंबी हैं, इसके बाद ये लगाएं। मिसाल के तौर पे मक्की जो है हैवी हाई माइनिंग करती है। आप क्योंकि पढ़े लिखे काश्तकार हैं इसलिए मुतमईन काश्तकार हैं, अदरवाइज जो है जो आम काश्तकार है उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अहमद साहब आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर नाज़िम साहब आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमने ज़मीन की जरखेज़ी भी बात की, ज़मीन को किस तरह जरखेज़ बनाया जा सकता है, जहाँ जरखेज़ी कम हो रही है उस जरखेज़ी को कैसे बेहतर किया जा सकता है और उसको बरकरार कैसे रखा जा सकता है। जो ज़मीन आबाद नहीं है, बंजर है, उसको कैसे आबाद करें, रेतली ज़मीन को कैसे आबाद करें, इन सारी बातों पर हमने गुफ्तगू की। आपने इसमें से बहुत कुछ जाना होगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।